14.1 प्रस्तावना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह तर्क दिया था कि जहां किसी भी बल में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान होती है, यहां प्रथम दृष्टया उसी सरकार के अधीन और उनकी अपनी सरकार के अधीन राष्ट्रीयता के सभी सदस्यों को एकजुट करने का मामला केस बनता है। खेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 प्री 360 से 61 और इस तरह उसने राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का एजेंडा तय किया था। दूसरी ओर उसने यह भी कहा था कि विभिन्न अलग अलग राष्ट्रीयताओं से बने देश में स्वतंत्र संस्थाओं का होना लगभग असंभव है। मिल का मानना यह था कि ऐसी राष्ट्रीयताओं को अलग अलग कर उन्हें अलग राज्यों का रूप दे देना चाहिए ताकि उन्हें प्रतिनिधि स्वशासन के पूरे लाभ मिले। वर्ष 1848 की महाद्वीपीय क्रांति के कम से कम 100 साल तक यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य पर राष्ट्रीयता का प्रश्न छाया रहा और उसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए। आज भूमंडलीयकरण के युग में भी राष्ट्रीयता का प्रश्न बना हुआ है। 14.2 अर्थ 2.1 राष्ट्रीयता और राष्ट्र 14.2 अर्थ 2.1 राष्ट्रीयता और राष्ट्र। राष्ट्रीयता शब्द को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। निस्संदेह उसकी उत्पत्ति राष्ट्र शब्द से हुई है। भाववाचक संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होता है राष्ट्रत्व अर्थात एक राष्ट्र होने का भाव, जैसे पोल या स्लाव लोगों की राष्ट्रीयता अथवा एक राष्ट्र के सदस्य होने की स्थिति, जैसे मेरी भारतीय राष्ट्रीयता या टोनी ब्लेयर की ब्रिटिश राष्ट्रीयता, जैसा पासपोर्ट में दर्ज रहता है। वस्तुवाचक संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होता है एक छोटा राष्ट्र अथवा एक संभावी राज्य, जैसे यूनाइटेड किंगडम यूके में स्कॉटिश राष्ट्रीयता। जे एस मिल ने स्वयं वेल्श लोगों और स्कॉटिश हाईलैंडर के बारे में कहा है कि उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्र के सदस्य बने रहने का विकल्प चुना। 2 विश्व युद्धों के बीच की अवधि में पोलिश राष्ट्रीयता को मान्यता देने का सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है। आज स्कॉटिश लोगों के सामने सवाल यह है कि चे एक राष्ट्र है अथवा अंग्रेजों की बृहत्तर अस्मिता का मात्र एक अंग। किंतु दोनों ही स्थितियों में समस्या एक खड़ी होती है। पोलिश लोगों को किस हद तक राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार था? अथवा यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी आयरलैंड के लोगों अथवा स्कॉटिश लोगों का किस हद तक आज इसका अधिकार है? दूसरी ओर राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा इन 2 रूपों में की जाती है, एक संप्रभुता संपन्न परिस्थिति के साथ पूर्ण स्वाधीनता और 2 आत्मनिर्णय का अधिकार अर्थात एक राष्ट्र राज्य अथवा एक साम्राज्य के सांचे के अंदर लोगों जनता के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने की व्यापक स्वायत्तता अथवा स्वतंत्रता। किंतु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब दूसरी व्यवस्था विद्यमान होती है तो शीर्ष सरकार इस व्यवस्था को स्वशासन का नाम देती है, जबकि संबंधित जनता इसे आत्मनिर्णय कहती है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर इस बात का है कि स्वशासन को केंद्र साम्राज्यिक सरकार का उपहार माना जाता है, जबकि आत्मनिर्णय को स्थानीय जनता ने आंदोलन अथवा संघर्ष के माध्यम से अर्जित अथवा प्राप्त किया होता है। इसके अतिरिक्त स्व शासन में केंद्र अथवा साम्राज्यिक सरकार का स्थानीय शासन पर अंतिम नियंत्रण होता है, भले ही वह नाम मात्र का हो, जबकि आत्मनिर्णय में एक संप्रभु स्वाधीन परिस्थिति का दावा करने का विकल्प स्थानीय लोगों के पास बना रहता है। तथापि दोनों ही स्थितियों में अधीनस्थ सरकार की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में जाएगी। 2.2 आयरिश उदाहरण। आयरलैंड का उदाहरण इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। कैथोलिक बहुसंख्यकों वाला यह क्षेत्र उस यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनकर कभी प्रसन्न नहीं रहा जिसमें प्रोटेस्टेंट बहुल इंग्लैंड का वर्चस्व था। 19वीं शताब्दी के अंत तक स्थिति यह बन गई कि उत्तरी आयरलैंड प्रवासियों के कारण प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यकों वाला क्षेत्र हो गया। 1922 में यूनाइटेड किंगडम ने दक्षिणी आयरलैंड को स्वशासन का अधिकार दे दिया और आयरिश फ्री स्टेट का नाम भी। एमन दे वालेयर की रिपब्लिकन पार्टी ने इस व्यवस्था की निंदा की और 1936 के आयरिश चुनाव जीतने के बाद अपने देश का नाम बदलकर एरे ईयूई रख दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस देश ने तटस्थ भूमिका निभाई जिसमें यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा पक्ष था और 1948 में आयरलैंड गणराज्य की घोषणा कर दी। 2.3 ब्रिटिश उपनिवेश। यूनाइटेड किंगडम ने अपने श्वेत उपनिवेशों को स्वशासन का पर्याप्त अधिकार दिया और 1929 में उन्हें डोमिनियन का नाम दिया। ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राष्ट्रकुल भी कहा। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अधिकारों के कुछ हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा गया, किंतु विराज की इस प्रस्तावित व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। 1929 में उन्होंने डोमिनियन के दर्जे की मांग की जिसे साइमन कमीशन ने ठुकरा दिया। कमीशन ने प्रांतों को और अधिक अधिकार हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा और भारतीय प्रजा के ही प्रशासन में केंद्र को भी कुछ अधिकार हस्तांतरित करने की बात की। इसी के विरोध में 1930 के दशक का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत को विभाजन के बाद स्वाधीन डोमिनियन का दर्जा मिल गया। भारत की संविधान सभा ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया, किंतु कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बना रहना पसंद किया, जिसका नाम अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हो गया था। 2.4 डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और बेल्जियन उपनिवेश। यूरोप के पहले उपनिवेशवादी डच थे, किंतु दूसरी औपनिवेशिक ताकतों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें अपने अनेक विदेशी क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा और बाद में वे इंडोनेशिया में सिमटकर रह गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चले एक जबरदस्त स्वाधीनता आंदोलन के कारण इंडोनेशिया भी उनके हाथ से जाता रहा। चौथे रिपब्लिकन संविधान के तहत फ्रांस ने अपने साम्राज्य को फ्रेंच यूनियन का नाम दिया, जिसे उसके सहयोगी राज्यों के लिए बहुत कम स्वायत्तता का प्रावधान था। 1954 में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस इस यूनियन फ्रांसीसी संघ से अलग हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत चीन युद्ध हुआ। जब अल्जीरिया ने स्वतंत्रता की मांग रखी तो उसे हिंसक दमन का सामना करना पड़ा, जो 1960 के दशक में जाकर ही समाप्त हुआ। इस बीच 1958 में फ्रेंच यूनियन का नाम बदलकर फ्रेंच कम्युनिटी कर दिया गया, किंतु यह प्रयोग विफल हो गया और फ्रांसीसी अधिकार वाले अधिकांश क्षेत्र 1960 के दशक तक स्वतंत्र हो गए। बेल्जियम को 1958 से 59 में जब कांगो में स्वतंत्रता आंदोलन का सामना करना पड़ा तो उसने वहां चुनाव और व्यापक स्वतंत्रता का वचन दे दिया, किंतु भयंकर दंगे भड़क जाने के कारण उसे जनवरी 1960 में ही बेल्जियन कांगो को पूर्ण स्वतंत्रता देनी पड़ी। दूसरी ओर पुर्तगाल स्वयं एक तानाशाह शासक के अधीन था।
उसने अपने उपनिवेशों को स्वशासन का अधिकार देने की कभी कोशिश नहीं की और उन्हें अपने प्रांत ही मानता रहा। भारत ने गोवा को 1961 में जबरदस्ती आजाद करवा लिया। पुर्तगाल में तानाशाही का अंत हो जाने के बाद उसके अन्य उपनिवेशों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की अवधारणा का मेल स्वशासन की अवधारणा के साथ सही नहीं बैठता। यह आत्मनिर्णय की अवधारणा के साथ सही बैठता है। 2.5 राष्ट्रीयता के प्रश्न के मूल स्रोत। 2.4 डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और बेल्जियन उपनिवेश। यूरोप के पहले उपनिवेशवादी डच थे, किंतु दूसरी औपनिवेशिक ताकतों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें अपने अनेक विदेशी क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा और बाद में वे इंडोनेशिया में सिमटकर रह गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चले एक जबरदस्त स्वाधीनता आंदोलन के कारण इंडोनेशिया भी उनके हाथ से जाता रहा। चौथे रिपब्लिकन संविधान के तहत फ्रांस ने अपने साम्राज्य को फ्रेंच यूनियन का नाम दिया, जिसे उसके सहयोगी राज्यों के लिए बहुत कम स्वायत्तता का प्रावधान था। 1954 में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस इस यूनियन फ्रांसीसी संघ से अलग हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत चीन युद्ध हुआ। जब अल्जीरिया ने स्वतंत्रता की मांग रखी तो उसे हिंसक दमन का सामना करना पड़ा, जो 1960 के दशक में जाकर ही समाप्त हुआ। इस बीच 1958 में फ्रेंच यूनियन का नाम बदलकर फ्रेंच कम्युनिटी कर दिया गया, किंतु यह प्रयोग विफल हो गया और फ्रांसीसी अधिकार वाले अधिकांश क्षेत्र 1960 के दशक तक स्वतंत्र हो गए। बेल्जियम को 1958 से 59 में जब कांगो में स्वतंत्रता आंदोलन का सामना करना पड़ा तो उसने वहां चुनाव और व्यापक स्वतंत्रता का वचन दे दिया, किंतु भयंकर दंगे भड़क जाने के कारण उसे जनवरी 1960 में ही बेल्जियन कांगो को पूर्ण स्वतंत्रता देनी पड़ी। दूसरी ओर पुर्तगाल स्वयं एक तानाशाह शासक के अधीन था। उसने अपने उपनिवेशों को स्वशासन का अधिकार देने की कभी कोशिश नहीं की और उन्हें अपने प्रांत ही मानता रहा। भारत ने गोवा को 1961 में जबरदस्ती आजाद करवा लिया। पुर्तगाल में तानाशाही का अंत हो जाने के बाद उसके अन्य उपनिवेशों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की अवधारणा का मेल स्वशासन की अवधारणा के साथ सही नहीं बैठता। यह आत्मनिर्णय की अवधारणा के साथ सही बैठता है। 2.5 राष्ट्रीयता के प्रश्न के मूल स्रोत। 2.5 राष्ट्रीयता के प्रश्न के मूल स्रोत। राष्ट्रीयता के प्रश्न का स्रोत राज्य प्रणाली के बुनियादी मनमानेपन में मिलता है। राजनीतिक शक्ति स्वभाव से प्रादेशिक है। किसी राज्य की सीमाएं एक सरकार की शक्ति की सरहदों पर स्थित होती हैं। इस प्रकार की शक्ति हमेशा ही ऐतिहासिक परिस्थितियों और पड़ोसी राज्य की शक्ति के सापेक्ष होती है। यह एक जाति की जातीय सांस्कृतिक सीमाओं के अनुरूप शायद ही कभी होती है। सभी आधुनिक राज्यों में सामान्यतया अल्पसंख्यक समूहों की एक अच्छी खासी संख्या होती है, जिनमें ये अधिकांश का जमा एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में होता है। जब भी एक या अधिक अल्पसंख्यक समूह सत्ता की व्यवस्था से अप्रसन्न हो जाते हैं तो आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की संभावना प्रबल हो जाती है, जिसका अर्थ होता है उनके अपने होने का, अपने मार्ग का स्वयं निर्धारण करने का अधिकार। कहना न होगा, यह एक राजनीतिक मौत है जिसकी जड़ें सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारकों में होती हैं। इस प्रकार यदि कोई क्षेत्र एक मुख्य भूमि से दूर अथवा अलग है तो इस बात की संभावना रहती है कि अलगाव की मांग उठेगी। यदि क्षेत्रों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता है अथवा उनके बीच सांस्कृतिक संबंधों या सद्भाव का अभाव है तो इस प्रकार की मांगें जोर भी पकड़ सकती हैं। असंतुष्ट लोगों में शुरू में यह एक सहभावना के रूप में प्रकट होती है और बाद में एकजुटता का रूप ले लेती है। एकजुटता की यही भावना राष्ट्रीयता का आधार होती है। इस प्रकार की भावना मूल रूप में लोकतांत्रिक होती है क्योंकि यह वर्तमान सत्ता के साथ समानता का एक वैकल्पिक आधार तलाशने का प्रयास करती है। 14.3 ऐतिहासिक उद्गम। 3.1 जनता, राष्ट्रीयता और राष्ट्र। यहां आकर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और जनता शब्दों के बीच स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है। यद्यपि इन शब्दों का प्रयोग अदल-बदल कर लोगों के बीच संवाद में होता रहा है, इनका विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में हुआ है। सबसे पहली बात तो यह कि जनसंख्या शब्द की तुलना में जनता शब्द कहीं अधिक विशिष्ट अर्थ देने वाला है। जनसंख्या का अर्थ निकलता है एक प्रदेश में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों का समूह। 1789 में जब फ्रांसीसी विधानमंडल के तीसरे वर्ग ने यह घोषणा की कि फ्रांस में संप्रभुता फ्रांसीसी राष्ट्र की है और अपने आप को राष्ट्रीय विधानमंडल नेशनल असेंबली का नाम दिया, तो इस अर्थ में उसने राष्ट्र शब्द का ही प्रयोग किया था। इसका अभिप्राय फ्रांस की जनसंख्या से था। जनता का चरित्र और भी स्पष्ट होता है, उसमें एक निश्चित वस्तुनिष्ठ सामान्यता होती है जिसे शायद प्रादेशिक निष्ठा के अर्थ में ही स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी अर्थ में राष्ट्र संघ के करार पत्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जनता के नाम को लिया गया। ऐतिहासिक संदर्भ में आधुनिक अर्थ में राष्ट्रों का उदय राजतंत्र के दैवीय अधिकार वाले सिद्धांत के दम तोड़ देने के बाद हुआ, जिसके आलोक में राज्यों को चर्च, ईसाई धर्म संस्था के समर्थन वाले वंशों की संपत्ति समझा जाता था। प्रोटेस्टेंट क्रांति ने यूरोप के राजनीतिक मामलों में पोप की सर्वोच्चता का अंत कर दिया और डी बर्स के शब्दों में मध्ययुगीन एकता के विनाश की नींव रख दी। प्रवृत्ति के इस बदलाव के पीछे जो भावना सक्रिय थी वह साम्राज्यवाद विरोधी भी थी और सामंतवाद विरोधी भी, किंतु इसके चलते यूरोप के राजनीतिक संरूपण में एक रिक्त स्थान छूटा रह गया। उदाहरण स्वरूप 1648 की वेस्टफेलिया संधि में 300 जर्मन राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें से अधिकांश प्रोटेस्टेंट थे और पोप के नियंत्रण से मुक्त थे, किंतु इनकी हैसियत सामंती राज्यों से अधिक बिल्कुल नहीं थी। और फिर भी समूची जर्मन जनसंख्या एकजुट नहीं थी। पश्चिम में फ्रांस और पूर्व में पोलैंड में जर्मनों की अच्छी खासी जनसंख्या थी। 1772 में पोलैंड के पहले विभाजन के समय एक स्वच्छंदतावादी पोलिश जर्मन बुद्धिजीवी जे हर्डर ने भाषा में जर्मन फोल्कस्तुम जनतापन को ढूंढने का प्रयास किया। उसके एक शताब्दी बाद 1870 के फ्रांस प्रशायन युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी एक हो गया। यह एक अलग बात है कि इसकी परिणति अंततः अत्यधिक विपरीत उग्र राष्ट्रीयता में हुई।
पूरी जर्मन जनसंख्या तो क्योंकि कभी एकजुट नहीं हुई, इसलिए पड़ोसी देशों में जर्मन जनसंख्या समूह बिखराव की स्थिति में ही रहे। इसी को बहाना बनाकर हिटलर ने जर्मनी के पड़ोसियों पर आक्रमण कर दिया। सबसे बड़ी जर्मन भाषी इकाई ऑस्ट्रिया एकीकृत जर्मनी से बाहर ही रहा। इसका एक कारण तो धार्मिक मतभेद था और दूसरा यह कि बाद में यह स्वयं एक साम्राज्य बन गया। पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करने वाला दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसने पोलैंड के छोटे से स्वाधीन राज्य की नींव भी रखी। किंतु अंतिम पवित्र रोमन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय 1804 में कैथोलिक ऑस्ट्रिया का सम्राट बन बैठा और 1815 में पोलैंड का चौथी बार विभाजन हो गया। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के तत्वावधान में ही राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे में तेजी पकड़ी। वर्ष 1848 की महाद्वीपीय क्रांतियों के दौरान ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं ने सबसे पहले सिर उठाया। 1867 में ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रियाई हंगरी साम्राज्य के रूप में अपना पुनर्गठन किया और उसे हंगरी के राजनीतिक दावों को मान्यता देनी पड़ी। बहरहाल पूर्वी यूरोप की स्लाव राष्ट्रीयताओं में अशांति बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया भी था। जब मित्र दलों के साथ अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया तो उसके राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें और बातों के अलावा मध्य यूरोप विशेषकर ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का वादा भी किया गया। तीन दशमलव दो राष्ट्रीयता का विषय। हमने देखा कि 1770 के दशक में जर्मनी में जनतापन का एक स्वच्छंदतावादी विचार उभरा। इसमें जर्मन जनता को भाषा के आधार पर एकजुट करने का प्रयास किया गया। इस प्रवृत्ति ने 19वीं शताब्दी में गति पकड़ ली और राष्ट्रीयता के बंधन के रूप में सहानुभूति पर जोर देने वाले जे मिल ने भी इस प्रवृत्ति को माना। मिल के अनुसार राष्ट्रीयता की यह भावना विभिन्न कारणों से पनपी होगी, जैसे है 1 प्रजाति और वंश की अस्मिता का प्रभाव, 2 समान भाषा, 3 संप्रदाय धर्म, 4 भौगोलिक सीमाएं, 5 सबसे मजबूत राजनीतिक पूर्ववृत्त, जिससे उसका आशय था एक राष्ट्रीय इतिहास का स्वामित्व और उसके परिणामस्वरूप सामुदायिक संस्कृतियां, सामूहिक अभियान और अपमान, आनंद और खेद जो अतीत की समान घटनाओं से जुड़े होते हैं। किंतु मिल ने इन सभी कारणों को सीमित भी कर दिया। उसके शब्दों में इनमें से कोई भी परिस्थिति न तो अनिवार्य है और न ही स्वयं में आवश्यक रूप में पर्याप्त। बाद के राजनीतिक चिंतकों और इतिहासकारों ने राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रत्व का एक निश्चित आधार ढूंढने का व्यर्थ प्रयास किया है। विशुद्ध रूप में नस्ल पर आधारित राज्य तो अफ्रीका में भी नहीं मिल सकते, यद्यपि हिटलर के समय जर्मनी ने इसे बनाने की कोशिश की थी। इस प्रकार के नस्ल आधारित राज्यों का अस्तित्व सभ्यता के इतिहास में कभी नहीं रहा। यद्यपि जोसेफ स्टालिन की प्रसिद्ध परिभाषा में प्रदेश के साथ साथ भाषा और समान ऐतिहासिक अनुभव को राष्ट्रत्व के मुख्य कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और यद्यपि हॉब्सबॉम के अनुसार आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय धर्म के अवशेषों पर हुआ, फिर भी दुनिया में आज भी कुछ राज्य है जिनकी पहचान धर्म से होती है। यूरोप में आयरलैंड और पश्चिम एशिया में इसराइल और एशिया में पाकिस्तान समेत अनेक इस्लामी गणराज्य फिर भी पश्चिम एशिया के मुस्लिम राज्य धर्म के आधार पर एकजुट नहीं हो पाए और पाकिस्तान का 1971 में भाषा के आधार पर विभाजन हो गया। जहां तक साझा इतिहास का सवाल है तो फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतकी रेनो का इस संबंध में यह मानना है कि गलत इतिहास भी स्वयं में एक राष्ट्रीय भावना की निर्माण प्रक्रिया का एक अंग है। आज के तीसरी दुनिया के देशों में एक रोचक प्रवृत्ति पाई जाती है, अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दृष्टि से इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास। इसलिए रेनान ने यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र एक आत्मिक इकाई है जो एक समान भावना के आधार पर जीवित रहती है। परिणामस्वरूप ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान और फिर भविष्य पर आ गया। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण की वह अवधारणा प्रासंगिक हो जाती है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय किया था। इसमें प्रगति और विकास की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया है। अमेरिकी राजनीति विज्ञानी कार्ल डॉयच का तर्क है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है, जिसका अर्थ होता है कि साथ साथ रहने का एक साझा इरादा ही राष्ट्रीयता का सार है। और यही परेशानी खड़ी हो जाती है। किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता को जन्म देने वाली वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। संबंधित लोगों में, विशेषकर कुलीन जनों में, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी पनप सकती हैं। वर्गीय अथवा क्षेत्रीय कुलीनों के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़कर तथाकथित राष्ट्रीय कुलीनों के दृष्टिकोण और हितों से भिन्न भी हो सकती हैं। क्षेत्रों और वर्गों के मतभेद खोज लिए जाते हैं। जहां इस तरह के मतभेद गुप्त रूप में पहले से ही मौजूद होते हैं, वहीं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। सबसे अधिक बात असमानता और अथवा भेदभाव के आधार की होती है, बाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। जहां शासक राष्ट्रीय कुलीन उसे काल्पनिक बताते हैं, वहीं असंतुष्ट कुलीन उसे हमेशा वास्तविक बताते हैं। यदि शासक कुलीन दबाव अथवा राज्य शक्ति का प्रयोग करते हैं तो विद्रोह होते हैं। यदि इस प्रकार के विद्रोह सफल हो जाते हैं तो नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है और पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय राजनीति का एक अत्यंत विवादास्पद मुद्दा बन गया है। 14.4 आत्मनिर्णय पर बहस। 4.1 आत्मनिर्णय का विषय। विल्सन ने राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का जो वादा किया, उसने 3 प्रकार के आलोचकों को जन्म दिया। पहली तरह के आलोचक वे प्रत्यक्ष रूढ़िवादी थे जिन्हें पुराने साम्राज्यों की प्रादेशिक व्यवस्था का टूटना पसंद नहीं था। दूसरा वर्ग उन आमूल परिवर्तनवादियों का था जो यह सोचते थे कि विल्सन के कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित था और वह केवल ऑस्ट्रियाई हंगरी साम्राज्य तक ही सीमित था और उसकी परिधि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी जैसे पारंपरिक साम्राज्य नहीं आते थे। इसमें समूचे औपनिवेशिक जगत की तरफ से आंखें मूंद ली गई थीं। आलोचकों की तीसरा वर्ग व्यावहारिकतावादियों का था। वे सोचते थे कि आज के राज्य इतने बहुजातीय हैं कि उन्हें संजातीय के आधार पर अलग अलग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप में इनमें से पहले 2 वर्ग पक्षपाती हैं और यहाँ केवल चौथे वर्ग की आलोचना पर ही विचार किया जा सकता है। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाले भारत के पूर्व गवर्नर जनरल और ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉर्ड कर्जन ने कथित रूप में कहा था कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार एक दुधारी तलवार है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों को जोड़ती है तो उन्हें तोपती भी है।
किस राज्य का जो भी प्रादेशिक विभाजन किया जाता है, असंतुष्ट अल्पसंख्यक तो रहेंगे ही और सन्निहित राज्य लगातार शांति को खतरा पैदा करने वाले अयुक्त संयोजनवाद इरिडेटिज्म में लगे रहेंगे। एक बात और, यद्यपि आज पश्चिम में भाषा ही राष्ट्रत्व का लोकप्रिय मापदंड है, फिर भी विशेषकर धर्म जैसे अन्य कारक आज भी राजनीतिक जनमत बनाने में अत्यधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण स्वरूप आयरलैंड की समस्या प्रमुख रूप में धार्मिक ही है। 1990 के दशक का यूगोस्लाविया का जातीय संकट भी धार्मिक मतभेदों पर आधारित था। यह तस्वीर तब और भी उलझ जाती है जब धार्मिक समूह भाषा के आधार पर बंटे दिखाई देते हैं। 4.2 भारत का उदाहरण। 4.2 भारत का उदाहरण। यह एक सुविदित तथ्य है कि समूचा भारत अंग्रेजों के आने से पहले राजनीतिक दृष्टि से कभी एकजुट नहीं था। अंग्रेज भी पूरे भारत को एक ही तरह से नहीं चला गए। इस उपमहाद्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, जबकि 1/3 पर विभिन्न छोटे बड़े स्थानीय रजवाड़ों का शासन था। अंग्रेजों के अधीन भी समूचे भारत पर एक जैसा शासन नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत बंगाल, बंबई और मद्रास के तटों से फैलनी शुरू हुई। इस प्रदेश को पहले प्रेसिडेंसी के रूप में संगठित किया गया। ये विभिन्न भाषाओं और धर्मों वाले लोगों के प्रदेश होते थे और इसके अतिरिक्त अनेक आदिम जनजातियां भी थीं। इनमें बर्मा और अदन जैसे नए प्रदेशों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इनमें से कुछ को अलग प्रांत बना दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक जबरदस्त विभाजन विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने सरकार के धर्म के मुकाबले में भाषा को भारत के प्रांतीयकरण का आधार बना लिया। अंग्रेज 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने के बाद भारत से चले गए। एक मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, किंतु 1971 में भाषा के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हो गया। यद्यपि 1960 के दशक में तत्कालीन मद्रास अब तमिलनाडु में भी एक अलगाववादी मांग उठी, किंतु उस आंदोलन को वहीं शांत कर दिया गया। भारतीय राज्य की अगुता को भाषा से कभी खतरा पैदा नहीं हुआ, किंतु इसके कारण कई राज्यों का पुनर्गठन अवश्य हुआ है। किंतु भारत में भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का एकमात्र कारक नहीं रहा है। जनजातीय और जातीय पहचान के आग्रह के कारण भी उत्तर पूर्व और मध्य भारत में अनेक राज्यों का निर्माण हुआ है। उत्तरांचल राज्य के निर्माण का एकमात्र आधार क्षेत्रीय असमानता थी। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के सीमांत क्षेत्रों के धार्मिक और जनजातीय समूह जब तक भारत से अलग होने की मांग करते रहे हैं। सामान्य रूप में भारत ने धर्म के आधार पर भी सावरकर और ए जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को कभी स्वीकृति नहीं दी। भारतीय जनमत 1947 के ब्रिटिश भारत के विभाजन को एक साम्राज्यवादी षड्यंत्र ही मानता है। भारतीय राष्ट्र प्रादेशिक है, यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे एक बहुसांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय राज्य भी कहा है। 4.3 आत्मनिर्णय बनाम अलगा। आत्मनिर्णय के अधिकार का अर्थ केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नहीं होता। इसमें इतनी व्यापकता है कि सभी प्रकार की जनता इसमें आ जाती है। उदाहरण स्वरूप 1776 की अमेरिकी क्रांति आत्मनिर्णय के अधिकार के आग्रह के कारण हुई। इसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की बात नहीं कही गई। उत्तरी अमेरिकी विद्रोही अपने आप को फिर भी एक बड़ी सत्ता से अलग होने की इच्छा ही होती है। जब लोग मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी आत्मनिर्णय की बात करते हैं तो वे अपने आप को औरों से अलग दिखाना चाहते हैं। जब लोगों का एक समूह अपने आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देता है तो वह भी वही कर रहा होता है। अलगाववादी एक अकेला राष्ट्र बना भी सकते हैं और नहीं भी। जब ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ध्वस्त हुआ तो कई राष्ट्रीयताएं उभरकर सामने आईं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थीं। यही प्रक्रिया सोवियत संघ और युगोस्लाविया के समाजवादी राज्यों के टूटने के बाद भी दोहराई गई। वैसे जब किसी राज्य अथवा साम्राज्य में बसे लोगों के एक वर्ग में राष्ट्रीयता की एक स्पष्ट भावना बलवती होती है तो जैसा मिलने कहा है, वहां अलगाव अथवा आत्मनिर्णय का स्पष्ट मामला होता है। किसी भी स्थिति में आत्मनिर्णय का अधिकार उस बड़ी सत्ता के लिए चुनौती पेश करता है जिससे इसका संबंध होता है। इस मांग का राष्ट्रवादी तत्व इसे अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। परिणामस्वरूप व्यवस्था के हिमायती इसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार यही लोग राष्ट्रवाद का विरोध भी करते हैं। भूमंडलीयकरण के इस युग में यह मुद्दा और भी तीखा हो गया है। भूमंडलीयकरण के हिमायती राष्ट्रीय स्वायत्तता अथवा संप्रभुता की मूल रूप में पिछड़ना मानते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता के हिमायती भूमंडलीय व्यवस्था को मूल रूप में असमान मानते हैं। वे राज्य अथवा राष्ट्रीय अधिकार को भूमंडलीय शोषण के विरुद्ध प्रमुख ढाल मानते हैं। यहाँ इतिहास के एक उदाहरण से हमें काफी शिक्षा मिल सकती है। बोल्शेविक क्रांति से पहले भी लेनिन ने रूस के जार शासन की दमिती राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का वादा किया था, किंतु क्रांति के बाद लेनिन इसके विरोधी हो गए। उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार का नया रूप देते हुए उसे सोवियत संघ की बृहत्तर राजनीतिक इकाई के अंदर ही प्रत्येक राष्ट्रीयता को समान पारिस्थिति के अधिकार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। किंतु सोवियत राज्य की नीति अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं कर पाई और सन 1990 में टूट गया।
4.4 भूमंडलीकरण और राष्ट्रीय प्रश्न। मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्रीयता का प्रश्न यूरोप में पूंजीवाद के उभार के साथ ही उठा। स्वयं मार्क्स का विचार था कि एक दिन पूंजीवाद अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा देगा, किंतु लेनिन राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद से लड़ने की क्षमता देखते थे और वह उपनिवेशों में राष्ट्रीय बुर्जुआ के साथ मार्क्सवादियों के सहयोग का स्वागत करते थे। परिणामस्वरूप एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रवादी आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के बीच एक हद तक सहयोग हुआ। वर्ष 1989 में सोवियत संघ का पतन हो जाने के बाद से अमेरिका का विश्व मामलों में अभूतपूर्व प्रभुत्व हो गया है और उसने एक नई आर्थिक व्यवस्था का सूत्रपात किया है जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद की समाप्ति की परिकल्पना है। आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति को 19वीं शताब्दी से सभी विकासशील देशों ने अपनाया है। भूमंडलीय पर्यावरण के प्रश्न पर अमेरिका अभी भी हठपूर्वक अपना ही एजेंडा बना रहा है और अपनी स्वतंत्रता पर पर्यावरण संबंधी कोई भी नियम थोपा जाना उसे स्वीकार नहीं है। फिर भी विश्व के अन्य देश को यह बाध्य करता है कि वे आर्थिक भूमंडलीकरण का अनुसरण करें। भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण की इन सर्वांगीण मांगों से खतरा महसूस होता है, जबकि कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का प्रधान स्रोत है। अपने हितों के टकराव से उन विकासशील देशों में प्रबल राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं हुई हैं जो भूमंडलीकरण के कार्यक्रम को आर्थिक महाशक्तियों की नवसाम्राज्यवादी चाल मानते हैं। नवौपनिवेशिक अथवा नवसाम्राज्यवादी बंधन को लेकर विकासशील देशों में व्याप्त इस डर ने उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को जन्म दिया, जिसके सबसे बड़े समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। स्वदेशी का कार्यक्रम एक भिन्न अर्थ में इसी भाव को परिलक्षित करता है।